हेलो एवरीवन। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पे आज जो हमारा दंगल सीरीज में लेक्चर आ रहा है वो लेक्चर नंबर 2 है। तो काफी टाइम हो गया था, मैंने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का लेक्चर नंबर 1 पढ़ा दिया था। तो अब जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी क्वेश्चन काफी आते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि कई सारे चैप्टर क्या हो गए, नीट में डिलीट हो गए। जहां पहले 98 से लेकर 100 चैप्टर हुआ करते थे, अब वही 72 पे आ गया। देखो, चैप्टर घटे हैं पर कंपटीशन नहीं घटा है, क्योंकि चैप्टर क्या है, लॉस हुआ है। तो क्या होगा, देखो पिछले बार 20 लाख लोगों ने पेपर दिया था, लगभग कितना हो गया, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 20 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। तो अब क्या होगा, ऐसा थोड़ी कि 20 लाख कम हो जाएंगे, इस बार लगभग जनसंख्या जाएगी 21 लाख की। तो कितने जाएंगे सर, 21 लाख या 22 लाख के एक्सपेक्टेड जो है पेपर देंगे। और जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, पहले हर कोई क्या करता था, सारे चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाता था, अब वो पर्टिकुलर टाइम पे सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेगा, रिवीजन के लिए भी टाइम मिलेगा। तो अब क्या हो गया सर, कंपटीशन और टफ हो गया। तो पहले माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से मान लो 2 से 3 क्वेश्चन आते थे, तो अब क्या हो सकता है सर, वो 4 से 5 भी हो सकते हैं। पर इतना इसमें नहीं जाएगा, फिर भी 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज मान के चलो, तो 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं। तो आप इसमें ना जाओ, अभी गणना में मत जाओ, क्योंकि टेंशन हमें नहीं लेनी है। हमें जो है पढ़ने से मतलब होना चाहिए। हम धीरे धीरे करके सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं, आपके पास लेक्चर भी कंटिन्यूटी में आ रहे हैं। तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, तो इंट्रोडक्शन में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हम किस तरह से यूज करते हैं। एलएबी की बात कर ली थी, लैक्टो एसिड बैक्टीरिया के बारे में बात कर ली थी। आज जो हम चलेंगे, हमारा जो मुद्दा है वो किसके ऊपर होगा, एल्कोहलिक ब्रीवेजेस और एंटीबायोटिक्स के ऊपर। यानी आज के लेक्चर में हम माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स का इंडस्ट्री में क्या यूज होता है। तो क्या करेंगे, हम ये टॉपिक कवर करेंगे, एल्कोहलिक बीवरेजेस, एंटीबायोटिक्स को कवर करेंगे और सम केमिकल एंजाइम्स को कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन सब चीजों को कवर करेंगे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के लेक्चर भी 4 से 5 आएंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आपके चैप्टर जो है लगातार खत्म होने की कंडीशन पे आ रहे हैं, पर चैप्टर ही खत्म नहीं करने। ऐसा नहीं कि चैप्टर खत्म कर लिया और हमारा सिलेबस हो गया, ऐसा नहीं, उसको रिवाइज भी करना है, तो बार बार रिवाइज करिएगा। तो आज हम बात कर लेते हैं किसका, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री में। तो माइक्रोब्स का इंडस्ट्री में कहाँ का यूज होता है, एक होता है एल्कोहलिक बीवरेजेस के रूप में, एंटीबायोटिक्स के रूप में, और किस में होता है, सम केमिकल एंजाइम। सही हो गया। बात कर लेते हैं इथेनॉल प्रोडक्शन या एल्कोहलिक बीवरेजेस। देखो, इथेनॉल प्रोडक्शन क्या होता है, शुगर होती है, हाँ चीनी, शुगर की बात करते हैं। उसका अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन कर दिया जाए बाय किसके द्वारा, यीस्ट। अब यीस्ट जो यहाँ पे यूज होता है वो होता है सैक्रोमाइसिस सेरिविसियाई। अच्छा, तो ये सैक्रोमाइसिस क्या होगा सर, जीनस, और ये क्या होगी, स्पीशीज। आपको पता है कि जीनस और स्पीशीज हमेशा लैटिन भाषा में लिखते हैं, पर मुझे लैटिन भाषा नहीं आती, मुझे हिंदी आती है और इंग्लिश आती है। इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं आती है। तो सैकेरोमाइसिस सेरिविसियाई होता है, पर मुझे ये पता है जब मैं जीनस और स्पीसी का नाम लिखूंगा तो जीनस तो कैपिटल लेटर, पहला अक्षर कैपिटल आएगा, और स्पीसीज का पहला लेटर जो आएगा वो स्मॉल आएगा। और मैं चाहूं तो जीनस और स्पीसीज के बीच में अंडरलाइन भी कर सकता हूं नीचे। तो ये क्या होता है, सैकेरोमाइसिस सेरिविसियाई होता है। अब अगर ये यीस्ट कहाँ यूज होता, बेकरी में, तो इसको बोलते हैं बेकर्स यीस्ट। पर ये यहाँ पे यूज हो रहा है कहाँ पे, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में या इथेनॉल के प्रोडक्शन में, तो इसको बोलेंगे सर ब्रीवर्स यीस्ट। यानी ये अब बेकरी यीस्ट ना होके ब्रीवर्स यीस्ट बन गया। तो ये किसका प्रोडक्शन कर रहा है सर, इथेनॉल का प्रोडक्शन कर रहा है। आपने शीरे से इथाइल अल्कोहल बनाना सीखा है, जहां पे आपने जब क्या कहते हैं इथेनॉल प्रोडक्शन किया था, तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है सर, C2H5OH। देखो ये मैथ एथ, एथ मतलब 2 कार्बन और सिंगल बॉन्ड होता है सबके बीच में, और OH लगा है अल्कोहल ग्रुप, तो C2H5OH यानी इथेनॉल हो गया। तो अगर आपको इथेनॉल प्रोडक्शन करना है तो शुगर का आप एनारोबिक रेस्पिरेशन कर दो। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा बाय यीस्ट के द्वारा, तो यीस्ट कौन सा यूज होता है सर, सैकेरोमाइसिस सेरिविसियाई। ये क्या है, ये ब्रीवर्स यीस्ट है। तो इसके एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या होगा, इथेनॉल बनेगा, जो कि 13% होगा। ठीक हो गया।
और टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक बीवरेजेस डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर एक, और डिस्टिलेटेड और अनडिस्टिल्ड के ऊपर। मतलब आपने कौन सा ऐसा रॉ मटेरियल लिया है या क्या उसमें यूज किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और डिस्टिल्ड है कि नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, तो रॉ मटेरियल क्या ले सकते हैं, फ्रूट से बनती है दारू। अच्छा, दारू फ्रूट से बनती है, तो फ्रूट खा लेते हैं, फिर दारू पीने की क्या जरूरत है। देखो क्या होता है कि कई लोगों को दारू की आवश्यकता होती है, आवश्यकता क्या, वो खाली ड्रामे हैं। दारू पीते हैं तो उसमें क्या होता है, फ्रूट यानी ग्रेप से बनती है, शुगर होती है जिसमें केन शुगर या जूसेस का उपयोग करते हैं, और बार्ले क्या होता है, तो जौ जो होता है ना उसका यूज होता है, तो बार्ले ग्रेन का यूज होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दारू बनाने के लिए या शराब बनाने के लिए या अल्कोहल बनाने के लिए किसका रॉ मटेरियल का यूज होता है, तो आप फ्रूट का यूज कर सकते हैं, जिसमें ग्रेप्स ले सकते हैं, अंगूर। आपने गाना सुना होगा अंगूर की बेटी वाला, आओ गुरु करे पीना शुरू, उसमें आपने देखा होगा कि एक गाना आता है तो वो ग्रेप्स से रिलेटेड है, तो वो ग्रेप्स होगा, केन शुगर यूज होती है, जूस होता है, बार्ले ग्रेन होता है, और गुड़ भी यूज होता है। तो ये सब किस में होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, यानी उसका रॉ मटेरियल हो गया। अब वो डिस्टिल्ड है कि नहीं उसके बेस पर भी होता है। तो आपको पता होना चाहिए, आपकी एनसीईआरटी में जो एग्जांपल मेंशन है वो एक तो बियर का मेंशन है और एक वाइन का मेंशन है, ब्रांडी का मेंशन है, विस्की का मेंशन है और रम का मेंशन है। तो जो बियर और वाइन होती है वो कैसी होती है सर, अनडिस्टिल्ड होती है, और ब्रांडी विस्की रम या विस्की ब्रांडी रम कैसी होती है, डिस्टिल्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अनडिस्टिल्ड कौन सी है, तो बियर और वाइन है, और ब्रांडी विस्की रम, जिस रम से हो जाएंगे सारे गम खत्म। ऐसा नहीं करना है क्योंकि रम अभी नहीं, आपको पहले सिलेक्ट होना है। ये चीजें आपको यूज करने की सलाह नहीं दी जाती है। क्यों, क्योंकि इनसे क्या होगा, हमारे देखो थोड़ा जैसे कई खांसी उसी में यूज होती है, ब्रांडी वगैरह यूज हो जाती है, पर ऐसा नहीं कि उसको आदत बना ले, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक हो जाएगी। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। चलो कभी कभी दवाई के रूप में या कभी ऐसे सिचुएशन आ गई तो यूज कर लिया ठंडो इलाकों में, पर ऐसा नहीं कि उसकी आदत बना ले। तो विस्की ब्रांडी रम डिस्टिल्ड है, अनडिस्टिल्ड क्या होते हैं, बियर एंड वाइन। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि फर्मेंटेशन के बेस पे यानी कि कौन सी चीज कैसे बनती है, तो उसको लिख लेते हैं, तब तक आप इसको नोट करो। इथेनॉल प्रोडक्शन ही चल रहा है हमारा। इथेनॉल प्रोडक्शन में क्या है, देखो जो हमारी होती है बार्ले, बार्ले जिसको जौ बोलते हैं, तो अगर आप बार्ले का ग्रेन ले रहे हो और उसकी क्या करा रहे हो, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन को बोलते हैं सर किण्वन। तो फर्मेंटेशन कराया तो आपको क्या होगा, बियर मिलेगी। जो बियर होता है उसकी फर्मेंटेशन, मतलब बार्ले ग्रेन की फर्मेंटेशन से बियर मिलती है। इसमें परसेंटेज ऑफ इथेनॉल जो होता है ना वो कम होता है। यानी बियर आपने देखा होगा लोग डाइट के लिए भी यूज करते हैं, पर ये एक हिसाब से बहाना है, डाइट का तो बहाना है जनाब, वो तो पीने के लिए यूज कर रहे हैं। तो बियर में क्या होता है, परसेंटेज ऑफ इथेनॉल कम होता है। और अगर आप इसकी डिस्टिलेशन कर दो बियर की, तो बियर की डिस्टिलेशन से क्या मिलेगा, अगर आपने बियर की डिस्टिलेशन की तो बियर की डिस्टिलेशन से आपको मिलेगी विस्की। जो ये विस्की होता है इसमें क्या होता है, परसेंटेज ऑफ इथेनॉल हाई होता है। परसेंटेज ऑफ इथेनॉल यानी C2H5OH का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा। अब गांव देहात में क्या होता है ना, कच्ची नाम से भी एक मिलती है शराब जिसमें इथेनॉल की मात्रा होती है, शायद ऐसा मुझे पक्का नहीं पता, शायद ना मीथेनॉल की मात्रा होती है। मीथेनॉल आपने कहाँ देखा है, लैब में देखा है। तो वो मीथेनॉल मिलाते हैं तो उससे जो है कई दिक्कत हो सकती है। उसमें क्या होता है कि शराब की मात्रा बहुत ज्यादा होती है उसमें, और कई प्रकार की बीमारियां भी कॉज कर देता है। तो शराब जो है कच्ची के रूप में मिलती है गाँव में, उसे कच्ची भी कहते हैं और लोग यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है, बार्ले ग्रेन लेना है, उसकी फर्मेंटेशन करनी है। फर्मेंटेशन से आपको बियर मिलेगी। बियर में परसेंटेज ऑफ इथेनॉल कम होता है। अगर आपने बियर की डिस्टिलेशन कराई तो आपको विस्की मिलेगी। विस्की में क्या होता है, परसेंटेज ऑफ इथेनॉल हाई होता है। फिर क्या होता है, आप अगर ग्रेप्स ले लें यानी अंगूर, अंगूर तो अंगूर की अगर आप क्या करेंगे, फर्मेंटिंग करेंगे यानी फर्मेंटेशन करेंगे, तो आपने अंगूर की अगर फर्मेंटेशन करी तो आपको क्या मिलेगी, वाइन। तो वाइन में क्या होता है, अनडिस्टिल्ड होगी।
वाइन कैसी फॉर्म है सर? अनडिस्टिल्ड फॉर्म है। और वाइन की अगर आप डिस्टिलेशन कर दो, यानी आप वाइन में जो है डिस्टिल्ड कर दो उसको, और उसमें परसेंटेज ऑफ इथेनॉल हाई हो जाएगा और आपको मिल जाएगी बरांडी, जो कि लोग खांसी में यूज करते हैं, पीने के लिए भी यूज करते हैं, मजे लेने के लिए। तो आपको क्या पता चला, बार्ले ग्रेन की अगर फर्मेंटेशन करी तो बियर मिलेगी, बियर में परसेंटेज ऑफ इथेनॉल कम होता है, उसकी डिस्टिलेशन से आपको विस्की प्राप्त हो जाएगी, इसमें परसेंटेज ऑफ इथेनॉल हाई होता है। अगर आप ग्रेप्स की फर्मेंटेशन करोगे तो आपको मिलेगी वाइन, जो कि अनडिस्टिल्ड फॉर्म होगी, और उसकी डिस्टिलेशन से आपको मिलेंगे ब्रांडी, जो कि हाईली इथेनॉल वाली होगी। तो आपको कैसे याद रखना है, BW से याद करके चलो। ये बी और डब्ल्यू ये कैसी होती है सर? अनडिस्टिल्ड। अनडिस्टिल्ड बियर और वाइन, देखो बियर और वाइन कैसी होती है? अनडिस्टिल्ड होती है। अगर आप बियर की क्या करोगे? डिस्टिलेशन करोगे, तो बियर की डिस्टिलेशन से आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा डब्ल्यू, तो ये होगा विस्की। और वाइन की, ये जो वाइन है, वाइन की आप क्या करोगे? डिस्टिलेशन करोगे, तो वाइन की डिस्टिलेशन से आपको मिलेगा क्या सर? वाइन की डिस्टिलेशन से हमको मिलेगा ब्रांडी। और एक रम भी एग्जांपल है, तो आप क्या करेंगे? विस्की, ब्रांडी, रम, जिससे होंगे गम खत्म। विस्की, ब्रांडी, रम, ये कैसे हैं सर? ये डिस्टिल्ड हैं, इसमें परसेंटेज ऑफ इथेनॉल की मात्रा क्या है? ज्यादा। पर ऐसा नहीं कि यही पी लें अच्छी है करके, नहीं, ये नहीं पीनी है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो आइए अब चर्चा कर लेते हैं एनसीईआरटी की। अपनी एनसीईआरटी को खोलना, उसमें लिखा है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यानी माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या यूज है। तो पहली लाइन कह रहा है एवर ना इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग्स। यानी इंडस्ट्री में क्या होता है, जो माइक्रोब्स यूज होते हैं ना, वो सिंथेसिस कर देते हैं अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए। फिर कह रहा है बीवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जांपल। इसमें जो है बीवरेजेस और एंटीबायोटिक जो है कुछ एग्जांपल आपके सामने दिए हुए हैं। फिर बोल रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल कॉल्ड फर्मेंटर्स। एक फर्मेंटर्स होता है जिसमें माइक्रोब्स को जो है ग्रो कराया जाता है, उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, वो फर्मेंटेड कहलाता है। फिर कह रहा है जो फर्मेंटेड बीवरेजेस होती है, वो कह रहा है माइक्रोब्स स्पेशली यीस्ट, यीस्ट यूज होता है, हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमर्शियली for the production of beverages purpose. The same yeast Saccharomyces cerevisiae used for baking या bread making and commonly called beaver yeast. देखो यीस्ट का जो प्रयोग हो रहा है, यानी Saccharomyces cerevisiae का, वो बहुत समय पहले से हो रहा है। अगर उसको इथेनॉल इंडस्ट्री में यूज करते हैं या बीवर्स इंडस्ट्री में यूज करते हैं तो उसको बीवर्स यीस्ट बोलते हैं। पर अगर उसी यीस्ट का हम ब्रेड मेकिंग में यूज करें तो उसको जो है बेकर्स यीस्ट बोलते हैं। एनसीईआरटी देखो चल रही है हमारी साथ ही साथ। फिर कह रहा है फर्मेंटेड मॉल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। देखो रॉ मटेरियल बताया था कि फर्मेंटेड जो भी ये हम पढ़ रहे हैं, वो जूस हो गया, फ्रूट हो गया, और क्या कहते हैं, इथेनॉल बनाने के लिए यूज होते हैं। डू यू रिकलेक्ट, आप रिकलेक्ट करेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय ईस्ट। ये कहां पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 14 के आसपास। फिर उसमें कह रहा है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड एंड फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विदाउट डिस्टिलेशन। तो डिफरेंट टाइप की अल्कोहलिक क्या बनती है? ड्रिंक बनती है, मैंने बता दिया। ऑब्टेन होती है वाइन एंड बियर, जो कि प्रोड्यूस होती है विदाउट डिस्टिलेशन, whereas whiskey, brandy, rum produced by distillation of the fermented products। तो कह रहा है द फोटोग्राफ ऑफ द फर्मेंटेशन प्लांट इज शोन इन द फिगर। आप फिगर में देखना, आपको जो है वो दिखाया होगा कि क्या कहते हैं, किस तरह से इथेनॉल बनती है। तो आपको इथेनॉल प्रोडक्शन समझ में आ गया, यानी अल्कोहलिक बीवरेजेस आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि माइक्रोब्स का अगर हम इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं तो माइक्रोब्स क्या करते हैं, वो शराब बनाने के काम आते हैं। कौन से काम आते हैं सर? वो वाला ईस्ट काम आता है। ईस्ट भी कौन सा? सेक्रोमाइसिस सेरिविसियाई। अगर उसका आप जो है बेकरी में यूज करेंगे तो उसे ब्रीवर्स ईस्ट कहेंगे, पर अगर आप उसका कहाँ यूज करोगे, क्या कहते हैं, शराब बनाने वाली इंडस्ट्री में, तो उसे बीवर्स ईस्ट कहेंगे।
अब बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स की। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में क्या जानते हैं? तो एंटीबायोटिक की डेफिनेशन लिखते हैं, देखो एंटीबायोटिक्स हेडिंग डालना। एंटीबायोटिक्स, जो ये एंटीबायोटिक्स होता है, एंटी का मतलब होता है क्या? अगेंस्ट। एंटी का मतलब क्या? एंटीवायरस सुना आपने? एंटी मतलब क्या होगा? अगेंस्ट। और बायोटिक मतलब लाइफ। अच्छा, तो ये अगेंस्ट है लाइफ के, तो ये तो बेकार चीज हो गई। एंटीबायोटिक कह रहा लाइफ के ही अगेंस्ट है, पर ये अच्छी चीज भी है। कैसे? देखो, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल विच कैन, देखो डेफिनेशन में चलो, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स विच कैन किल और इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। यानी ये इंसान के लिए खराब नहीं है, ये किसके लिए खराब है सर? माइक्रोब्स के लिए खराब है। तो कह रहा है एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है, एंटी मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है। आप बायोलॉजी जब पढ़ते हैं तो आपको संधि विच्छेद जैसे हिंदी में पढ़ा होगा, तो आपको तोड़कर वर्ण करना है। एंटीबायोटिक का आपने दो भागों में ब्रेक डाउन किया, एंटी और बायोटिक के रूप में। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक मतलब होता है लाइफ। तो ये लाइफ के अगेंस्ट है, तो अच्छी काय के लिए है। ये अगेंस्ट किसके लिए काम आता है? एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स विच किल और इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स की ग्रोथ को या तो वो रोक देगा या क्या कर देगा? उसको खत्म कर देगा। ठीक हो गया। दे आर अगेंस्ट लाइफ ऑफ किसकी? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, यानी किसकी लाइफ के खिलाफ होते हैं सर? जो डिजीज कॉज करते हैं। यानी कि ये इंसान के लिए क्या हुए? अच्छे हुए। और कह रहा है बट प्रो लाइफ किसके लिए होते हैं? यानी इन बचाने के लिए। वो किसके लिए होते हैं सर? ह्यूमन के लिए, फॉर ह्यूमन। तो ये इंसान के लिए किस तरह का काम करते हैं? प्रो लाइफ का काम करते हैं, यानी सेव करते हैं लाइफ ऑफ ह्यूमन, सेव ऑफ लाइफ ऑफ लाइफ, ये भी कह सकते हो, ह्यूमन की बात नहीं। तो कह रहा है एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटीबायोटिक दो शब्दों से मिलकर बनता है। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक मतलब होता है सर लाइफ के। यानी कि ये क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स विच कैन किल और इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। दे आर अगेंस्ट लाइफ होते हैं किसके? जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है उनके लिए। पर ये प्रो लाइफ का काम करते हैं ह्यूमन के लिए। ये क्या करते हैं? सेव लाइफ ऑफ लाइफ किसकी? ह्यूमन की। यानी कि ये क्या करते हैं? बचाने का काम करते हैं। तो अब इसकी डिस्कवरी पढ़ लेते हैं। डिस्कवरी की थी बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी किसने की थी, तो ये की थी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्या कर रहे थे वो? डूइंग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो। अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान खोज हुई उनकी ऑन बैक्टीरिया। अब वो किसी बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहे थे पर हो कुछ और गया। वो अगर आपसे पूछा जाए बैक्टीरिया कौन था, तो वो था स्टेफाइलोकोकस। कैसा बैक्टीरिया था सर? स्टेफाइलोकोकस था। वो क्या कर रहा था? माउल्ड, अभी मैं लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। माउल्ड क्या था? पेनिसिलियम। माउल्ड लिया था उन्होंने, पेनिसिलियम जो था, जो ये पेनिसिलियम था ना, वो क्या कर रहा था? विच ग्रो एंड इनहिबिट कर रहा था। पेनिसिलियम क्या कर रहा था? माउल्ड की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा था ऑफ कॉलोनीज ऑफ स्टेफाइलोकोकस।
तो देखो, डिस्कवरी की थी बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बैक्टीरिया के ऊपर जो कि स्टेफाइलोकोकस था। माउल्ड क्या कर रहा था, यानी माउल्ड एक पेनिसिलियम था जो कि क्या कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था ग्रोथ किसकी, बैक्टीरिया की, जो कि स्टेफाइलोकोकस था। यानी वो कॉलोनी को जो है ग्रोथ करने से रोक रहा था। फिर क्या निष्कर्ष निकला एंटीबायोटिक्स में, यानी इससे क्या हो गया, ये तो खाली 2 लाइन लिख दी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया, मान लिया, ये क्या कर रहा था, माउल्ड जो कि एक पेनिसिलियम था वो ग्रोथ इनहिबिट कर दे रहा था बैक्टीरिया की। तो हुआ क्या कि दे प्रोड्यूस एक केमिकल, जो पेनिसिलियम था उसने प्रोड्यूस किया एक केमिकल जिसका नाम था पेनिसिलिन। क्या था, पेनिसिलिन। तो कर क्या रहे थे वो, इन्होंने एक पेट्री प्लेट ली थी, इस पे बहुत सारे क्या थे, बैक्टीरिया थे। तो बैक्टीरिया कौन से लिए थे सर, उन्हें स्टेफाइलोकोकस। तो बना देते हैं बैक्टीरिया को, स्टेफाइलोकोकस को बनाता हूं मैं, आप देखना, आपके सामने है बैक्टीरिया। एक पेट्री प्लेट में कॉलोनी बसी हुई थी किसकी, बैक्टीरियल स्पीशीज की, जो कि स्टेफाइलोकोकस थे। तो यहां पे लिख लो ये बैक्टीरिया क्या है, स्टेफाइलोकोकस। तो ये स्टेफाइलोकोकस अनवांटेड या अनवॉश्ड पेट्री प्लेट थी। अनवॉश्ड पेट्री प्लेट मतलब इसको धोया नहीं था, ऐसे ही छोड़ के वो भाग गए, कहीं चले गए अपना काम करके। तो अनवॉश्ड पेट्री प्लेट में क्या हुआ, एक माउल्ड ग्रो किया ऐसे करके, और उस माउल्ड ने क्या किया, ड्यू टू माउल्ड इनहिबिट कर दिया, या नो कॉलोनी बैक्टीरिया दिखी, बैक्टीरिया की कॉलोनी को उसने मार दिया। तो ये क्या कर रहा था सर, ये बैक्टीरिया को मारने का काम कर रहा था। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन से डिस्कवर हुआ था, पेनिसिलिन डिस्कवर हुआ था। पेनिसिलिन ने केमिकल रिलीज किया जिसका नाम था पेनिसिलियम था, उसने एक केमिकल रिलीज किया पेनिसिलिन। उस पेनिसिलिन ने क्या किया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया। माउल्ड बना था, माउल्ड ने क्या किया, बैक्टीरिया को मारने का काम किया। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये डिस्कवरी की थी, पर ये डिस्कवरी बाय चांस हुए थे, इसीलिए इसको सेरेंडिपिटी भी कहते हैं। जिस सेरेंडिपिटी का मतलब होता है डिस्कवरी बाय चांस। फिर अर्नस्ट चेन, अब इसी में एंटीबायोटिक्स में और भी है, वो डिस्कस कर लेते हैं, तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो आज हम एंटीबायोटिक्स में पढ़ेंगे, सम केमिकल एंजाइम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि आज के दिन मैंने आपको एक लेक्चर दे रखा है इकोसिस्टम के ऊपर, जो कि 36 मिनट कुछ 40 सेकंड का था, तो आपने उसको भी देखा होगा, और साथ में इसको भी देखेंगे। और मेरे पास इतना नेट भी नहीं है कि मैं एक संग दो वीडियो भी अपलोड करूं, और काफी लंबी, चलो 2 वीडियो तो अपलोड हो जाएंगी, पर इतनी लंबी वीडियो के लिए काफी नेट चला जाता है। तो अब मैं बात करता हूं एंटीबायोटिक्स के बारे में आगे। क्या कह रहा है, अर्नस्टीन एंड हॉवर्ड फ्लोरे, इन्होंने क्या किया, स्टेबलाइज रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कि इसने रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स इसने दिया था, या रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स इसने बताया था। तो रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स अच्छे से बताया था अर्नस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे। इन्होंने क्या किया, यूजफुल, इसका यूज बताया था ना, यूजफुल टू क्योर। इन्होंने क्या किया, क्योर किया जो वॉर हुई थी, कौन सी, जिसमें सैनिक क्या हुए थे, इंजर्ड हुए थे, सोल्जर्स के लिए, जो सोल्जर क्या हुए थे, घायल हो गए थे, ऑफ यूएस। कहां के थे वो सोल्जर सर, यूएसए के थे, यानी यूएस के थे, यूनाइटेड स्टेट के। तो इन 1945, तो किसने किया था, अर्नस्ट चेन एंड फ्लोरे ने, या फ्लेमिंग। तो आपको क्या पता चला, अर्नस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे ने एक रोल बताया था एंटीबायोटिक्स का। किस तरह से किया, उन्होंने यूज किया किसमें, क्योर करने के लिए, जो कि वॉर में इंजर्ड हुए थे सोल्जर यूएस के 1945 में। तो इसने चेन और फ्लोरे ने क्या किया था, इसका यूज बताया था। तो एंटीबायोटिक्स का अदर यूज कहां पे होता है, तो देख लो आप, वुपिंग कफ में होता है,
यानी खांसी, उसमें एंटीबायोटिक्स यूज आती है, दवाई खा सकते हैं। लेप्रोसी में यूज होता है, ट्यूबरक्लोसिस में यूज होता है, ट्यूबरक्लोसिस को मारने का काम करता है, और डिप्थीरिया में यूज होता है। तो आपको जो है क्या एंटीबायोटिक्स के यूज पता चल गए। तो आज के लेक्चर में हम एंटीबायोटिक्स तक पढ़ेंगे। एनसीईआरटी देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी अपनी खोलिए और उसमें एंटीबायोटिक्स वाला पोर्शन ओपन कीजिए। तो एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटीबायोटिक्स produced by microbes are regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century। यानी 20वीं शताब्दी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी क्या थी? एंटीबायोटिक थी। फिर कह रहा है हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी उसने जो है बहुत ही अच्छे तरह से ह्यूमन को वेलफेयर यानी ह्यूमन को फायदा पहुंचाने का काम किया था। और एंटी एक ग्रीक वर्ड है, यानी एंटी जो है ग्रीक वर्ड है, इसका मीन्स होता है अगेंस्ट और बायो मीन्स होता है लाइफ। टुगेदर दे मीन अगेंस्ट लाइफ, यानी ये किसके अगेंस्ट लाइफ काम करते हैं। इन ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो ह्यूमन के लिए डिजीज कॉज करते हैं उनके लिए। वेयर एज दे रेफरेंस टू ह्यूमन, ये बीइंग्स करते हैं प्रो लाइफ। तो सारे नोट्स हमारे एनसीईआरटी से थे। और एंड नॉट अगेंस्ट, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब्स एंड किल और रिटार्ड टू ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो ये भी लाइन लिखा दी। यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक जो कि पेनिसिलिन होती है। डू यू नो दैट द पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स टू बी डिस्कवर एंड इट वाज द चांस डिस्कवरी, बाय चांस। तो सेरेंडिपिटी बोला था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस पे वर्क कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर। उन्होंने ऑब्जर्व किया एक माउल्ड ग्रोइंग कर रहा है जो कि इन वन ऑफ द अनवॉश्ड कल्चर प्लेट अराउंड विच स्टेफाइलोकोकस कुड नॉट ग्रो। जहां पे माउल्ड ग्रो किया उन्होंने देखा वहां पे स्टेफाइलोकोकस क्या था? वो ग्रो ही नहीं कर रहा था। ही फाउंड आउट that if it was due to the chemical produced by the mold as named it penicillin। जो माउल्ड ने केमिकल प्रोड्यूस कर रहा था उसका नाम उन्होंने पेनिसिलिन दिया। और वो माउल्ड क्या था? पेनिसिलियम नोटिटम। अगर आपसे पूछा जाए वो माउल्ड क्या था तो आप माउल्ड लिख ले। माउल्ड क्या है? पेनिसिलियम नोटिटम। जो कि पेनिसिलिन केमिकल रिलीज कर रहा था। हाउएवर इफ इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स वाज स्टेबलाइज्ड मच लेटर, अर्न्स्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे, जो कि ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा? दीज एंटीबायोटिक्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द अमेरिकन सोल्जर्स इन वर्ल्ड वॉर 2। यानी ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हुआ था। 1945 में क्या चल रही थी सर? वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। लड़ाई धड़ाम धुड़ूम चल रही थी। तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। तो फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। ये मैंने फ्लेमिंग गलत लिख दिया, फ्लोरे लिखना था। तो फ्लोरे को क्या मिला भैया? नोबेल प्राइज मिल गया 1945 में। डिस्कवर किसी और ने किया था पर इन्होंने इसका यूज बताया। यूज किस तरह से यूज हुआ? वॉर इंजर्ड सोल्जर, जो कि द्वितीय वॉर में या द्वितीय विश्व युद्ध में यूएस के सैनिक क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। तो उनका इलाज कर रहा था किसके द्वारा? एंटीबायोटिक्स के द्वारा। तो कह रहा है इनको संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1945 में और फॉर द डिस्कवरी। आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक्स वर आल्सो प्यूरिफाइड फॉर्म अदर माइक्रोब्स, अलग तरीके से भी बन सकती है। कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक्स एंड फाइंड देयर सोर्स। आप जो है आप मतलब एक्सपेरिमेंट करना या क्या कहते हैं अलग जगह से पता लगाना पर इतनी कोई जरूरत नहीं है। आपको सीधा जो पेपर में आ रहा है उससे मतलब होना चाहिए। एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड और वन कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज। ये क्या करते हैं? डेडली डिजीज को खत्म करने का काम करती है। तो किस किस में यूज आती है? प्लेग में यूज आती है। तो मैं प्लेग भी लिख देता हूँ। तो देखो एनसीईआरटी कवर होती जा रही है आपकी, एनसीईआरटी कहीं से छूट दे रही है। तो प्लेग, वुपिंग कफ भी लिखा है आपके सामने। और क्या लिखा है सर? वुपिंग कफ हो गया, प्लेग में यूज हो गया। वुपिंग कफ को क्या कहते हैं? काली खांसी, काली खांसी। तो काली खांसी इसको कहते हैं वुपिंग कफ को। डिप्थीरिया में यूज होता है जिसको गलघोटू भी कहते हैं। डिप्थीरिया, गलघोटू। लेप्रोसी, लेप्रोसी क्या होता है सर? कुष्ठ रोग। जो कुष्ठ रोग के पेशेंट होते हैं, जिनको कुष्ठ रोग हो जाता है उनको लेप्रोसी कहते हैं। तो उसके यूज में भी होता है एंटीबायोटिक्स का यूज।
which used to kill millions over the globe, today we cannot imagine a world without antibiotics. यानी अब के जमाने में हम एंटीबायोटिक्स के बिना वर्ल्ड को इमेजिन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया, माइक्रोब्स का इंडस्ट्री में यूज पढ़ा, उसमें हमने जो है अल्कोहलिक बीवरेजेस पढ़ा, एंटीबायोटिक्स पढ़ा, सम केमिकल एंजाइम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। आप लेक्चर में बने रहिए। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के भी लेक्चर नंबर 2 आपके सामने आ चुका है, तो 3 से 4 लेक्चर और आएंगे, फिर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर भी खत्म हो जाएगा। तो आपके चैप्टर जो है लगातार खत्म होते जा रहे हैं। आप इस तरह से मेहनत करते रहिए, बने रहिए वीडियो में, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।